मैं तो यही कहूंगा, उस प्रकार के राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट आते तो केंद्र सरकार ये लेने चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त करना नहीं करना, वो मेरा विचार नहीं है। मैं कह रहा हूं वहां के राज्य सरकार अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को, संवैधानिक कर्तव्य को निभाने के लिए वो आगे आए, यही हम कह रहे हैं। वो नहीं आते हैं, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय दी गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रदेश में इस तरह की हिंसा हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था। जब जब उत्तर प्रदेश में बात आती है तो कहते हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और जब केरला की बात आती है तो फिर केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। तो जिस तरह से हादसे हो रहे हैं वो शुरुआत सबसे पहले तो शुरुआत किसने की? राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हिंसा के जरिए राजनीति करना चाहते हैं, और जिस तरह से वहां हत्याएं हो रही हैं ये दुखद है। केंद्र सरकार के संज्ञान में सारा विषय है, पूरा देश जान रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग संघ और बीजेपी की हत्या में योजनाबद्ध तरीके से शामिल हो रहे हैं। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप आदित्य जैन, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सरकार में, सीपीआई के वरिष्ठ नेता आमिर हैदर जैदी और संघ विचारक संगीत रागी स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर हैदर जैदी, सवाल आपसे सीधा, ये हत्याएं रुकती क्यों नहीं है और निर्मम हत्याएं की जा रही हैं? 29 जुलाई का मैं ताजा वाकया उसका जिक्र करूं, राजेश नाम का एक आरएसएस का कार्यकर्ता ऐसा मारा गया, 52 जख्म, स्टैब्ड 52 टाइम्स। चौधरी साहब, ये जो राजनीतिक हत्याएं वहाँ केरल में हो रही हैं, अब तक 68 हत्याएं हुई हैं जो अभी हुई हैं, जो आंकड़े वहाँ बता रहे हैं, जिसमें से 29 हत्या आरएसएस के लोगों की हुई हैं। बॉडी काउंट स्टोरी हो रही है और हत्याओं की लाशों की भी गिनती होगी। नहीं, गिनती नहीं कर रहा मैं, उसमें जा रहा हूँ जो ये एक पक्ष दिखाया जा रहा है, और 31 हत्याएं सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हुई है और बाकी कुछ और लोगों को हुई है। ये एक फैक्ट है जो वहाँ के फिगर है। लेकिन बॉडी काउंट स्टोरी हो गई है। लेकिन आज एक सीपीएम का मर गया, आज एक आरएसएस का मर गया। लेकिन हम कल एक आरएसएस का मर गया तो परसों एक सीपीएम का मर गया। लेकिन पहले तो ये आंकड़े गलत बोल रहे हैं, पहले तो आंकड़े देखिए, आप दुरुस्त कर लेना, आप दुरुस्त कर लेना, पहले बोल लें। मुख्यमंत्री ने स्वयं सदन, वहाँ पर सदन के अंदर आप बोल लीजिए, उसकी बात कीजिए। चलिए, फिर मैं आपको बोलूंगा, फिर वो उसकी बात होगी। आप उसे दुरुस्त कर लीजिए, आप उसे दुरुस्त कर लीजिए, आप उसे दुरुस्त। सही आंकड़े क्या है? बस आप उसे दुरुस्त कर लीजिए। आप गलत फिगर क्या है? असल फिगर क्या है? आप उसे दुरुस्त कर, उन्होंने फिगर कोट किए हैं, आप उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। अभी मात्र आप उसे दुरुस्त 6 महीने के अंदर वहां स्वयं जो है मुख्यमंत्री ने स्वीकारा है कि 18 हत्याएं हुई हैं, उसमें 14 हत्याएं आरएसएस और बीजेपी कैडर की हुई हैं और 4 अदर हुई हैं। अब सुन लीजिए, वहाँ आप फिर गलत हत्या हो, यहाँ आप भी गलत बयानी कर रहे हैं। अगर आप गलत बयानी का आरोप, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं आपको उनका मैं आपकी जो स्टेटमेंट पढ़िएगा, जो मीडिया चैनल में आया है, जो फिगर दिखा रहे हैं, जो अखबारों में छप रहा है, जो वहाँ सरकारी आंकड़े हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ। मैं इन हत्याओं को कतई कहना चाहिए, इनका प्रोत्साहन नहीं करता, इनकी मजम्मत करता हूँ। राजनीतिक हत्याएं रुकनी चाहिए, विचारधारा में भिन्नता हो सकती है, हमारी एक दूसरे की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन सरकार आपकी है, सरकार हमारी है। लेकिन मसला आप एक चीज और देखिए, राजनीतिक रंजिश के चलते दुश्मनी के नाम पर सर सुन लीजिए, बीजेपी लाशों का मैदान सर सुन लीजिए बना देंगे बीजेपी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कम्युनिस्ट मुक्त भारत चाहिए। ये आइडियोलॉजी मुक्त चाहते हैं या विपक्षी नेताओं की हत्या कराना चाहते हैं? हत्या ये कर रहे हैं, उसका नाम इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के ऊपर ये चर्चा करेंगे। इस वक्त नए उपराष्ट्रपति चुने जा रहे हैं, वोटों की गिनती का काम पूरा हो गया है, वेंकैया नायडू चुनाव जीत गए हैं। सुनिए। Scrutinized, the valid and invalid ballot papers were segregated and the valid ballot papers were distributed according to the first preference votes secured by each candidate. 771 votes were polled, out of which 760 were valid and 11 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected was determined by dividing the total number of the first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient.
The said quota was 381. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Venkaiah Naidu M has secured 516 votes as first preference votes and Shri Gopala Krishna 244 votes. As the first preference votes secured by Shri Venkaiah Naidu M was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declare Shri Venkaiah Naidu M duly elected to the office of the Vice President of India. Overall, the 15th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. Namaskar. तो शमशेर के शरीफ जो कि अनाउंसमेंट कर रहे थे नतीजों का। और तो इस वक्त की बड़ी खबर, वेंकैया नायडू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। कुल मिलाकर 771 वोट डाले गए, जिनमें से 760 वोट वैलिड थे, यानी कि 11 वोट इनवैलिड निकले। चुनाव जीतने के लिए उन्हें 381 वोटों की जरूरत थी, जबकि उन्हें 516 वोट मिले, 244 वोट ही गए गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार के खाते में। जबरदस्त जीत वेंकैया नायडू के लिए। अब वेंकैया नायडू को राज्यसभा का संचालन करते हुए भी देखा जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के तौर पर वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बनेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वेंकैया नायडू देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। वोटों की गिनती का काम पूरा हो गया और चुनावी नतीजे की घोषणा भी कर दी गई है। और वापस केरल के मुद्दे पर, आप आंकड़े गिनवा रहे थे। मेरा सवाल ये, सरकार आपकी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये राजनीतिक हत्याएं, ये लाशों का मैदान जो तब्दील किया गया है केरल को, वो ना किया जाए, उसे रोकेगा कौन? संदीप भाई, राजनीतिक हत्याएं चाहे केरल में हो या बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में, देश के किसी भी हिस्से में इस कदर राजनीतिक हत्याएं नहीं होनी चाहिए। हम उसकी मजम्मत केरल में क्यों हो रही हैं? लेकिन मैं देश का कोई भी हिस्सा गिनवाइए। मैं सर बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। आरएसएस वहाँ चाहती है कि उसका जमीन तलाशा जाए, वो इस तरह के आतंक का नाम। अरे आप 4000 शाखाएं हैं वहाँ पर, 1931 से आप पूरे देश के अंदर संगीत साहब सुन लीजिए। अभी ये इनका नारा है कि लेफ्ट मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अरे आप एक विरजा तंत्र के अंदर विचारधाराओं की भिन्नता होती है। आप कांग्रेस के नेता के ऊपर भी जब पत्थर टिकवाते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होती। बात केरल की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप करा रहे हैं, केरल में जो हो रहा है उसकी निंदा करते हैं। मैं मजम्मत करता हूं और मैं कहता हूं ये नहीं होनी चाहिए सरकार, और वहां की सरकार को ये चाहिए। क्या फिर सरकार क्या कर रही है? पिछले साल मई से सरकार क्या कर रही है? अब सरकार हमारी, सुन लीजिए, सरकार के अंदर विपक्ष मिलने जाता है, उससे मुलाकात होती है, होम मिनिस्टर जाता है, फिर वहां का चीफ मिनिस्टर जाता है, उसमें संज्ञान लेता है, अरेस्टिंग होती है, सजाएं होती हैं। लेकिन इनके यहाँ तो सजाएं नहीं होती, इनके यहाँ तो अरेस्टिंग ही नहीं होता, इनके यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। कोर्ट में मुख्यमंत्री के जिले के अंदर ट्रायल होता है, मुख्यमंत्री के जिले कुन्नूर में हत्या हो रही है, खिलाफ क्या कह रहे हैं साहब? सजाएं नहीं हुई, कितना झूठ बोलोगे आप? बीजेपी के कार्यकाल के अंदर, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर, उसके अंदर किसी को सजाएं नहीं होती है। आप कुन्नूर में बताइए ना कितनी हत्याएं गुजरात के अंदर अभी मुख्यमंत्री के जिले में कितनी हत्याएं हुई है? बंजारा साहब बताते हैं, कोई सजा नहीं होती। अब आप शायराना व्यक्ति भी हैं, आमिर हैदर जैदी साहब, मुझे ये बताइए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता केरल क्यों लुटा? साहब मैं सवाल ये है, चौधरी साहब इधर आधर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। केरल के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं और अपनी सरकार से करने से काम नहीं जाता है। अपनी सरकार से ये भी मांग हमारी मुसलसल रहती है। अब भी मैं मीटिंग से ही आ रहा हूँ सीधे मई से, कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आरएसएस को साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करना, पर यहाँ पर खत्म करना। इस सिक्के का दूसरा पहलू बताइए, एक मिनट जैदी साहब, मैंने आपकी बात सुनी। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर आंकड़ेबाजी का भी खेल हो रहा है। क्या आप इस बात को मानेंगे? एक आंकड़ा अभी
जैदी साहब ने दिया एक आंकड़ा, आप भी दे रहे हैं, मैं भी कुछ आंकड़े देता हूं दर्शकों के सामने। साल 2000 से पिछले 17 साल के मैं आंकड़े दे रहा हूं। 172 लोगों की हत्याएं की गई हैं केरल में राजनीतिक हिंसा के चलते। उसमें से 85 सीपीएम के थे, 65 बीजेपी आरएसएस के, 11 कांग्रेस के, 11 आईयूएमएल के। क्या आप इस आंकड़े को गलत ठहराते हैं? नहीं, गलत नहीं है। एक मिनट में के शर्मा साहब से है सवाल। लेकिन मसला चौधरी साहब यहाँ यही है कि 85 सीपीएम के मारे जाते हैं, दोनों तरफ से हत्याएं लेकिन नेशनल मीडिया ये नहीं कहता कि सीपीएम वालों की ज्यादा हत्या हो रही है, या आरएसएस वाले ये नहीं कहते कि जो सीपीएम वालों की 85 की हत्या हो रही है हम उसकी मजम्मत करते हैं। नहीं, सरकार हम उसकी मजम्मत करते हैं, सरकार आपकी है। अपने कार्यकर्ताओं ये सरकार आपकी है, अपने कार्यकर्ताओं कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, अगर कोई ऐसा होता है तो कानून कहेंगे, होना चाहिए। कब कहेंगे? ये नहीं शर्मा साहब, ये नहीं आंकड़ा ये है, लेकिन वहां जो मर रहा है वो गरीब मर रहा है। जा रही है, अब रुकेंगे ना जैदी साहब, जो तस्वीर पेश की जा रही है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं की वहां लगातार हत्याएं हो रही हैं, दरअसल आंकड़ा ये बताता है सीपीएम के ज्यादा लोग मारे गए हैं, आरएसएस बीजेपी के कम। नहीं, जबकि मैं मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं, ये हत्याएं होनी ही नहीं चाहिए। संदीप, ये बॉडी काउंट स्टोरी बन गई है। देखिए, आंकड़े अलग अलग हैं, तमाम जगह अलग अलग आंकड़े हैं। मेरे पास कई आंकड़े हैं जो आपसे डिफर करते हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, ये हत्या, राजनीतिक हत्या केवल केरल और बंगाल में क्यों है और किसी राज्य में क्यों नहीं? और किसी जहां पर कम्युनिस्ट हैं वहीं पर यह हत्या का खेल क्यों होता है और बाकी राज्यों में यह हत्या, राजनीतिक हत्या को खेल क्यों नहीं? दोनों तरफ से हो रहा है ना। नहीं, तो आप प्रतिक्रियाएं तो हो रही हैं। नहीं, दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं हो रही है ना। ये और हत्या की शुरुआत कब से अगर ये नहीं, मैं फर्ज कीजिए अगर सीपीएम हमला कर रही है साहब, आप तो प्रतिक्रिया आरएसएस से भी हो रही है ना। आप मुझे मारने आ रहे हो, मैं क्या करूं? केरल छोड़ के भाग जाऊं? मैं घर छोड़ के भाग जाऊं? तो आप भी हत्या करेंगे? नहीं, मुझे सामना तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन विषय ये है कि ये इन्होंने आज से मतलब 1948 से इनका जो मुख्यमंत्री है वो हत्या के आरोपी है। सुनिए, 85 हत्याएं करके संत हैं। एक मिनट सुनिए, नहीं, ये 85 हत्याएं करके संत हैं। ये कहने को तैयार नहीं है कि ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। आप ये कहने को तैयार नहीं कि हत्याएं बंद होनी चाहिए। आप 85 हत्याएं करके संत हैं। आप रुकिए, हम कह रहे हैं कि ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। आप एक मिनट सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं ये हत्याएं बंद नहीं होता जैदी साहब, हम अपने चीफ मिनिस्टर को कहते हैं और कार्रवाई होती है। आप यहाँ सीपीएम के लोगों के ऊपर ट्रायल नहीं होता, वो बंद नहीं होते। अब हमारा दूसरा बात होती है, मजम्मत करते क्या? लेकिन हम कहते हैं कि जो हत्यारा है वो जेल जाना चाहिए, उसका ट्रायल होना चाहिए, कानून उसे सजा देगा। लेकिन ये एकदम कहने को तैयार नहीं है। 75 हत्याएं करने के बाद कहते हैं हम संत हैं। सुनिए, आप संत हैं, पीछे सरकार आपकी है, उस बात से पीछे नहीं हट नहीं रहा जिम्मेदारी से पीछे, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं आ रहा हूँ प्रदीप भाई, रुकिए, ये अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहले यहाँ मसला सुलझाऊं। पिनराई जो विजयन है 28 अप्रैल 1969 को सर आंकड़े क्या दे रहे हो? जब से आप देश में आए हो हर प्रदेश के अंदर हत्या हो रही है। अभी कल जुम्मा 8 दिन अभी बिहार में आए हो, वहाँ आतंक आपने फैला दिया, वहाँ खून आपके मुंह लगा हुआ है, पूरे देश में आपके मुंह खून लग गया है। आप ऐसे नहीं करेंगे। ये जो है सरेआम हत्या कर आप मुझे बताओ, केवल आप बैठ के ये कह रहे हैं हत्या क्यों? आप बैठ के आज केवल बंगाल और केरल में हत्या क्यों? ये हत्या की राजनीति केवल केरल में जहां कम्युनिस्ट रहे वही केंद्र में सरकार आपकी है, आप इंटरवीन क्यों नहीं करते? आज जब आरएसएस आवाज मुखर करता है तो अब अरुण जेटली कल वहां एक प्रतिनिधि मंडल लेकर जाएंगे। नहीं संदीप जी, आपकी जानकारी में होना चाहिए, एक बार नहीं, हमने वहां कई बार डेलीगेशन भेजे। दूसरी बार हत्या करने की कोशिश की सरकार में, दूसरी बार ये हम आप उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। किसी को उठाया, राहुल गांधी पे तुमने जानलेवा हमला किया, आप उसकी मजम्मत करने को तैयार नहीं है। जब हमारी और किसी की क्या मजम्मत करेंगे? बैठक हुई 85 हत्या करने के बाद उसे जायज ठहरा रहा है। जब राष्ट्रीय परिषद की हमारी बैठक हुई, आपका चाल
मुद्दा अलग है। आप चाहते हैं कि देश से पूरी खत्म हो जाए, हमने वहाँ नेता खत्म हो जाए के रूप में आवाज उठाया, साजिश है। हम निरंतर वहाँ कार्य कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आपकी घबराहट क्या है? इनकी घबराहट नहीं हो रहा है। हम 6% से बढ़कर 15% हो गए वहाँ। आपको मुल्क ने हम 6% से बढ़कर 15% हो गए, लेकिन इनको लग रहा है कि ये केरल से भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए ये हत्या की राजनीति कर रहे हैं। इनकी जमीन हत्या की जा रही है। आपने यहाँ पर ये दोनों तरफ से खेल हो रहा है क्या? खेल दोनों तरफ से हो रहा है क्या? दत्तात्रेय होसबोले का कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसी में एक और बयान आपके सामने पेश कर रहा हूं। फिर संगीत रागी से मेरी बातचीत होगी और प्रदीप आदित्य जुड़ेंगे चर्चा में। सुनिए ये बयान। There might have been retaliation is retaliation. It is human because retaliation it is. It is not planned. It is retaliation. A retaliation happens automatically because you lose the lives. रिटेलिएशन होती है, प्रतिक्रिया होती है, एक हत्या होती है तो दूसरी हत्या होगी। और आप इससे पहले जवाब दें, मैं दर्शकों को जो केरल से वाकिफ नहीं है उनके सामने वहां पर मंजर क्या है दरअसल वो पेश करना चाहूंगा और 1-2 साल का ही कुछ वाकयों का मैं जिक्र करूंगा। 2016 में आरएसएस का एक कार्यकर्ता था, उसका नाम सुजित, 27 साल का शख्स, 13 फरवरी को मार दिया जाता है। तो 18 मई को सीपीएम का एक वर्कर चेरी कंदत रविंद्रन 55 साल का हत्या कर दी जाती है। तो 11 जुलाई को सीपीएम के कार्यकर्ता धनराज चाकू गोद कर मार दिया जाता है। नृशंस तरीके से हत्याएं की जाती हैं। तो उसी दिन एक ऑटो चालक सीके रामचंद्रन मार दिया जाता है, सीपीएम के गुंडे उसे मार देते हैं। ये दोनों तरफ से खेल हो रहा है, एक तरफ का खेल नहीं है। संगीत राग देखिए, मैंने किसी पर हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए मुझे बोलने की आप इजाजत देखिए। हत्या कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी दुनिया में रक्त रंजित इतिहास रहा है। यदि आप स्टालिन के पीरियड में देखेंगे तो अपने ही कम्युनिस्टों के स्टालिन ने हत्याएं कराई। माओ ने 10 लाख से ज्यादा अपने ही कम्युनिस्टों के यहाँ नरसंहार किया। पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हत्याएं और गोद करके मैंने जो बयान सुनाया, मुझे आरएसएस के कार्यकर्ता भी हमला कर रहे हैं। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया है। नहीं, आप जो हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कुछ भी कहेंगे। प्लीज आप ऐसी नहीं कह रहे हैं कि दोनों विचारधारा के लोगों की हत्या हो रही है, जो गलत है हम उसकी सरकार नहीं होनी हत्या हो रही है वो भी गलत है। नहीं, कम्युनिस्ट हत्या हो रही है वो भी गलत है। ये हत्याएं रुकनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे पूरे मुल्क में हत्याएं करा रहे हैं। नहीं, ये स्टालिन पे जाएंगे, ये उस पे जाएंगे, कर रहे हैं। मैं ल्यूम्पेन डिबेट में नहीं शामिल हो सकता। ये ल्यूम्पेन डिबेट आप लुम्पन है। आप किसे कह रहे हैं? ये लुम्पन से ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, आप लुम्पन है। मैं शामिल नहीं हो सकता। आप गलत बात करेंगे तो मैं सुन लूंगा आपकी। देखिए, सुनने का मादा रखिए जी। देखिए, जो हत्याएं, यदि हत्याएं होती हैं, लेकिन नृशंस हत्याएं का कार्य संस्कृति जो है वो सीपीएम की एक देन है। और मैं कहूंगा कि केरला, सुन लीजिए, ये 1948 जो सर संचालक गोलवरकर जी थे उन पर भी इन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, उनके भी हत्या के इन्होंने कोशिश की थी। वो तब से आज तक चला रहा है। मास्टर जयकृष्णन को उनके छात्रों के सामने 48 चाकू मार करके और हत्या किया गया था। और वो कोर्ट में सारे के सारे सीपीएम के लोग, सुन लीजिए मेरी बात, मुख्यमंत्री सुन लीजिए वो विजय यात्रा निकाल रहे होते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आरएसएस कार्यकर्ता एक मिनट बम भी फेंकते। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आईएस के हत्या के जो रूप हैं, जो उसकी जो कार्य संस्कृति है और सीपीएम के इनके कार्य संस्कृति, इसमें कोई अंतर नहीं है। जा रहे हैं आरएसएस और राइट टू डिफेंस, सुन लीजिए, राइट टू डिफेंस जो है वो हर आदमी का है। मैंने कहा ना कि रिटेलिएशन में हर आदमी करता है। बनाए जाएंगे, सुन लीजिए, क्या करेगा यदि सीपीएम के लोग पकड़े जाते हैं और वहां से 2 करोड़ रुपए सीपीएम की पोलित ब्यूरो इकट्ठा करके हाईकोर्ट उनको फांसी की सजा देती है। 9 में से 7 लोगों को फांसी की सजा देती है और सीपीएम का पोलित ब्यूरो जो है उसके लिए पैसा इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता है। इसके बजाय कि उन सारे दोषियों को वहां पर दंडित किया जाए, ये मैंने कहा
ये क्यों ऐसा होता है जो सवाल उठाया गया था? तो ये बंगाल हमला कर रहे हैं, आरएसएस वो भी वैसी ही नृशंस हत्या कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, आरएसएस कभी हत्या में शामिल नहीं रहा है। आरएसएस की कार्य संस्कृति में ये है ही नहीं। सुन लीजिए, जिसे आप नहीं ना बात चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो ये उसके बाद सीपीएम पोलिट ब्यूरो का एक बयान आया है, बाकायदा 13 अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम लिखकर उन्होंने कहा है कि वो आरएसएस बीजेपी ने मरवाए विजयन के मुख्यमंत्री बनने के बाद। आपकी टिप्पणी? ऐसा है कि पुलिस ब्यूरो के डॉक्यूमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से लेना? सुन लीजिए, इसलिए को कुछ भी कर सकते हैं। पूरा पश्चिम बंगाल तो के अंदर डॉक्यूमेंट्स मानूं? नहीं, आपके आंकड़े मानूं? ये तो कहा जा रहा है पोलिट ब्यूरो के आंकड़े ना मैं तो कह रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं कि एक पूरी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर और केरला के अंदर। इंक्वायरी की जाए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, उठा रही है संगीत राजी की मांग होनी चाहिए, क्योंकि पूरे पॉलिटिक्स को ल्यूमिनाइज करने का और हत्या की सांस्कृतिक राजनीतिक संस्कृति यहां पर प्रतिष्ठापित करने का काम जो है वो सीपीएम के गुंडों ने किया है। जुडिशियल कमीशन, न्यायिक आयोग क्यों ना बने? चौधरी साहब पूरी न्यायिक आयोग बने या ना बने? नहीं, मुझे छोटा सा जवाब चाहिए। प्रदीप छोटा सा जवाब दे रहा हूं, छोटा जवाब दे रहा हूं। माओ और स्टालिन की मजम्मत सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल क्या पूछा जा रहा है? जवाब क्या दे रहे हैं? सवाल न्यायिक जांच होनी चाहिए कि नहीं? मुल्क में जहां जहां भी इस तरह की केरल में न्यायिक जांच हो या ना हो, क्यों राजनीतिक आप क्यों भटक रहे हैं? केरल क्यों अकेले केरल में राजनीतिक हिस्से में जो राजनीतिक हत्या, आप बताइए केरल और बंगाल, लेकिन पूरे मुल्क में जहाँ राजनीतिक न्यायिक जांच बनवाने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायिक जांच करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये आपकी सरकार की है। रागी साहब कहें, हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो न्यायिक जांच की मांग, न्यायिक जांच का आदेश दे। लेकिन आज बीजेपी के प्रोग्राम आप मुख्यमंत्री को हटाएंगे? हत्या के आरोपी हो, मुख्यमंत्री को हटाएंगे आप? जवाब दीजिए पहले। आप हत्या के आरोपी के साथ सरकार बनाएंगे? आप हत्या के आरोपी के साथ पीएम बनाएंगे? जिसने पूरा 92 के अंदर नरसंहार किया, उसे हटाएंगे? दीजिए इसका, आप उसे हटाएंगे? आप पहले इसका जवाब। गलत। आप कड़वा तू मीठा पहले इसका थोड़ा बात करनी है। मुख्यमंत्री आप मुझे बताओ, जिले में जो जितनी हत्याएं हुई, खुद विजयन ने जो हत्या बोल लीजिए उसका जवाब दीजिए पहले। आप बात बताइए, उसको हटाएंगे? न्यायिक जांच की मांग का समर्थन आप कर रहे हैं? प्रदीप आदित्य जैन, मुल्क के अंदर जहाँ भी राजनीति कर हत्याएं हो वहाँ सब जगह न्यायिक जांच। सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं केरल में। ये कड़वी सबसे ज्यादा, मैंने कहा सबसे ज्यादा। प्रदेश में गाय के नाम पे हत्या हो रही है, किसी भी हिस्से के नाम पे हत्या हो रही है, चुटिया काटने के नाम पे हत्या के नाम पे हत्या कर रहे हैं। प्रदीप आदित्य जैन, ये गद्दार कम्युनिस्ट जहाँ बैठे हैं, ये खूनी गद्दार आप यार। आप 1925 से लेकर 47 तक अंग्रेजों की जलाली करते थे। हमें सिखा रहे हो? भारत माता की जय बोल तक नहीं बोलते थे आप। आज भारत में क्या बोलते हैं? खूनी राजनीति, आप खूनी राजनीति करने वाले लोग हो। आप आज देश के गद्दार, देश की बंगाल हो या केरल, आपने वहाँ खून की राजनीति की है केवल। अरे महबूबा मुफ्ती जो है कहती है तिरंगे को देने वाला नहीं मिलेगा। आप उसकी कौन पे बैठे? आप अपने केरल बताइए। तिरंगे का अपमान करें उसके बाद आप तिरंगे का अपमान करने वाले लोग हैं। आपके लिए भगवा ऊपर रहना चाहिए, तिरंगा कहीं भी थोड़ी बड़ास निकली। एक मिनट संगीत राजी, देखिए प्रदीप आदित्य जैन बड़ी आराम से बैठे हुए हैं, शालीनता से मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। प्रदीप आदित्य जैन, सवाल मूल ये, शुरुआत में यहां से करूंगा। एक मिनट प्रदीप जी, मेरा सवाल बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा है, बिना लार लपेट के। राजनीतिक हत्याएं सबसे ज्यादा केरल में हो रही हैं, इसको आप डिस्प्यूट नहीं करेंगे। क्या इस बात की न्यायिक जांच होनी चाहिए? एक जुडिशियल कमीशन सेटअप होना चाहिए केरल में, हाँ या ना? निश्चित रूप से होना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी राज्य के अंदर अगर हत्याएं हो रही हैं तो उसकी न्यायिक जांच होना चाहिए, लेकिन केवल एक राज्य में नहीं। ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं पिछले 3 साल में 50 से ज्यादा इस आजाद मुल्क में हुई। आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है, वहां पर अगर एक हत्या होती है तो वहां पर फोन करके बात करते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जिस पार्टी को 15 करोड़ वोट मिले, जिसने देश के अंदर 60 साल शासन किया, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कातलाना हमला हुआ तो कोई ट्वीट नहीं आया।
कोई राजनाथ सिंह का वक्तव्य तो मुझे ये बताइए, लगातार जो राजनीतिक हत्याएं चल रही थी केरल में, उस पर आपके नेताओं ने क्या किया? अपने ऊपर आती है तो आप चिल्लाने लगते हैं। हमारे केरल में लगातार हो रही राजनीतिक हत्याओं पर कांग्रेस ने मुखर शब्दों में अपनी आवाज बुलंद की है। कम्युनिस्ट तो इनके कर्णधार हैं। आपके तो ज्ञान मंडल वही है। आज से 4 महीने आपकी तो विचारधारा कम्युनिस्टों की विचारधारा से चलती है। लोगों ने कैसे मान लोगे? प्रदर्शन किया इनके जो आप रागी जी, आप सबसे पहली जो राजनीतिक हत्या हुई वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हुई और नाथूराम गौडसे जिसकी विचारधारा का आप समर्थन करते हैं, वो जो आपका प्रेरणा स्रोत है। इतिहास नहीं मालूम है, आपको फिर इतिहास मालूम नहीं है। 1937 के अंदर भी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई थी और वो कांग्रेसों ने ही शुरुआत की थी। आपको फिर इतिहास नहीं मालूम है। आप जरा इतिहास के आईने में देख लीजिएगा। अरे आप हमेशा से पिट्ठू रहे हैं, अंग्रेजों के लिए चापलूस रहे हैं। आप लोगों ने आजादी की लड़ाई में बिल्कुल भाग नहीं लिया। बिल्कुल अंग्रेजों से ये वो कांग्रेस नहीं है। इस कांग्रेस को महात्मा गांधी ने कब्जा डुबो देने के लिए कहा था। ये इसलिए इस पर आप गौरवान्वित मत होइए कि आपकी सोनिया गांधी आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? सोनिया गांधी आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या, जिसे कि आप महारानी बना करके पूरे देश में घुमा रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने सोनिया गांधी आजादी की लड़ाई लड़ी है क्या? कांग्रेस के अंदर एक नेता नहीं बचा है? अरे आप कैसी राजनीतिक संस्कृति में जी रहे हैं? मध्ययुगीन चारों में बंदियों की परंपरा में आप जीने वाले लोग राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करते हो। आपका स्वाभिमान मर गया है। इस देश का कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है क्या कि जो इटली से महारानी ला करके आपने खड़ा कर रखा है? अरे आप अपने आईने में जाकर के देख लेना कि आपकी क्या संस्कृति है। आप अरे क्या देख लेना? अरे आप बंदी और चारण की परंपरा में जीने वाले लोग हैं। आप मध्ययुगीन परंपरा के प्रवक्ता हैं। आप आधुनिक भारत के प्रवक्ता होने लायक भी नहीं है आप लोग। आप क्या है? इसलिए क्योंकि परिवार की गुणगान करने के अलावा आपके चरित्र में बच गया है। अरे राष्ट्र वंदना कार्य आपके चरित्र में बचा हुआ है क्या? हिंसा बढ़ाने वाली बात। अरे राष्ट्र की वंदना करो, एक परिवार की वंदना मत करो। राहुल गांधी ऐसे पत्थर बहुतों जगह फेंके जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये पत्थर की निंदा करेंगे कि नहीं? बिल्कुल निंदा करता हूँ, गलती में निंदा करता हूँ। आप समर्थन कर रही है, समर्थन करते हैं। राहुल गांधी पे जो अटैक हुआ आप उसका समर्थन। अरे आप परिवार के दायरे से बाहर करते हैं। बिल्कुल कोई आप तो व्यक्ति पूजा के अरे हम व्यक्ति पूजा करवान नहीं है। आप एक व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। आप राहुल गांधी के पत्थर आप एक मध्ययुगीन परंपरा के चारण परंपरा के प्रवक्ता बच गए हैं जो एक परिवार की चापलूसी में गुणगान के गुलाम है। एक मिनट, दूसरे को दोष देते हैं। आप एक परिवार के गुलाम संगीत राजी, आमिर हैदर जैदी और दिशाहीन भी हो गया। एक मिनट, इस चिल्पों में मेरा मूल सवाल कहीं भटक गया। प्रदीप आदित्य जैन, मेरा मूल सवाल ये था कि केरल में इस तरह से लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, आप शोर शराबा नहीं करते हैं, आवाज मुखर नहीं करते हैं। राहुल गांधी पर हमला होता है कल और हमले की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन उसे आप बड़ा मुद्दा बनाते हैं। केरल पर आप खामोश रहते हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी सही? कहां खामोश रहते हैं? कभी खामोश नहीं रहते। कहाँ ट्वीट किया राहुल गांधी? नहीं, संसद में जाकर के बोल रहे थे, वहाँ भी जाकर के तो बोलते हैं। वहाँ वो चुप्पी साध जाते हैं सुधीर जी, क्योंकि कम्युनिस्टों के साथ आपकी साठगांठ चल रही है। बंगाल के अंदर भी, केरला के अंदर भी हमारे कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। आपने देखा होगा केरल के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप देखिए 23 मई के दिन हमने क्या किया था। 18 नवंबर 2016 को हमने बड़ा प्रदर्शन किया। हमने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया। हम हमेशा हिंसा के खिलाफ है, हम गांधी के अनुयायी हैं, हम देश में तोड़ने का काम नहीं करते। बंगाल में गले क्यों मिले ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। जिसके अंदर अशांति हो, दिल्ली में कांग्रेस के साथ क्यों बैठे हो? एकता और अखंडता खतरे में हो। हम कभी किसी पर पत्थर नहीं मारते।
भले ही हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे इस देश का 1/3 हिस्सा जो कश्मीर चला गया है उसके पाप किस पर है? वो भी कांग्रेस की देन है। जो चाइना कब्जे में रख के रखा है वो भी आपके पाप का देन है। इसमें आप मत बोलिए कि आपने देश नहीं बेचा है। ये मुद्दा भटकाने की बात हो गई। मेरा सवाल को आपने नरक बना दिया। कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर आप सेना पर पत्थर डलवाते हैं। सेना पर पत्थर आपने उन्हीं इस्लामिस्ट टेररिस्टों को पिछले 60 साल में पाल करके रखा है कश्मीर के अंदर। सरकार आपके पाले हुए नाजायज औलाद है। हम भटक रहे हैं, कश्मीर में हम भटक रहे हैं। एक मिनट, मुद्दे पर आते हैं फिर से। प्रदीप आदित्य जैन, मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये आप कह रहे हैं केरल में राजनीतिक हत्याओं में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछले 17 साल के मैंने आंकड़े दिए, उन 172 लोग जो राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए उनमें 11 कांग्रेसी भी थे। तो आप केरल में आवाज मुखर करते हैं। सवाल यहां पर के शर्मा का था, आप बंगाल में उन्हीं वामपंथियों से हाथ क्यों मिला लेते हैं? ये मेरी टॉलरेंस तेरी टॉलरेंस, ये अलग अलग चश्मा क्यों अलग अलग राज्यों में? एक मापदंड क्यों नहीं? निश्चित रूप संदीप जी, हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। हत्या किसी की भी नहीं होना चाहिए। वो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति है, उस व्यक्ति की हत्या नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि पाप से आप संसद में, आप बंगाल की बात बताओ, आप संसद में मुद्दा उठाते हैं। अब आप बीच में बोले, आपके बीच में नहीं बोले कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया। आप गांधी केरल की बात क्यों नहीं उठती? अच्छी नहीं केरल की बात। मेरा एक और सवाल पूछिए ना के शर्मा, सवाल सीधा, केरल में क्या राष्ट्रपति आपके बीच में बोलने के लिए किसने कहा था? प्रदीप आदित्य जैन, आप क्या केरल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जी, क्या केरल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन, आप देखिए राष्ट्रपति शासन जहां लगना चाहिए वहां इन्होंने मिलकर सरकार बना ली, जहां पर एक छोटे दल ने इनके सहयोग लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस पर हत्या का आरोप है। अगर राष्ट्रपति शासन लगना है तो उसका एक नजरिया होना चाहिए। बिहार में क्या हो रहा है आज? जिस तरह से ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जीवन में सत्ता में आने वाले की बात करो ना, केरल में नहीं लगना चाहिए। आप ये बताओ बंगाल में गलबैया क्यों है? केरल में गलबैया पर मुझे ये बताइए, उन्होंने साफ कह दिया कि केरल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए। आप ये बात खुलकर क्यों नहीं कह पाते? मैं संदीप जी कल दत्तात्रेय होश बोले भी गोल मोल करके ये इशारा कर गए कि राष्ट्रपति शासन लगवा लो। नहीं साहब, आप राजनीति करना चाह रहे हैं, इसमें अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहे हैं। लाशों के नाम पर राजनीति हो रही है क्या? कड़वा सवाल आपसे के शर्मा। संदीप जी, लाशों की बिना पर अपने वोट बढ़ा रहे हैं क्या आप केरल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो या तो राष्ट्रपति शासन लगे या ना लगे, हम वहां केंद्र पर सरकार का आपका रुख क्या है? हम लोकतांत्रिक दृष्टि से चाहते हैं कि सारे हत्याओं के आरोपियों को वहां सजा हो, उन पर जो वहां की राज्य सरकार चाहे वो सीपीएम के हों, चाहे वो आरएसएस के, जो भी है आप कार्रवाई कीजिए, आपको सामने आ जाएगा। क्योंकि वहां पर आपने क्या किया, आपने कल पैटर्न आपने सुना होगा, ये क्या करते हैं, ये वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता हो, संघ के कार्यकर्ता हो, एक रात पहले उसके दरवाजे में ले जाके केले का पत्ता और फूल रख के आ जाते हैं, सिग्नल देते हैं, पहले से घोषित करते हैं कि कल साहब हम आपको मारने वाले हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। फिर तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल उसमें जो है हम नहीं, ये बातें उठाकर आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक कर रहे हैं इनसे, लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेक। हम संघीय ढांचे के अनुरूप आज लोकतांत्रिक दृष्टि से इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये कार्रवाई करें, और यदि ये नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूरन कार्रवाई के लिए आना ही होगा। लेकिन हम आज चाहते हैं वहां पर कानून की दृष्टि से वहां की सरकार कार्रवाई करे, और हम इसके लिए आवाज उठाएंगे और उठा रहे हैं, और हम वहां तमाम प्रयास करेंगे लोकतांत्रिक दृष्टि से उनको सजा हो। लेकिन यदि ये नहीं करेंगे क्या आगे कोई और प्रदीप आदित्य जैन और के शर्मा, ये चर्चा में जारी रखूंगा। बड़ी खबर मैंने 7 बजे आपको बताई थी, देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। वेंकैया नायडू देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को 272 वोटों से हरा दिया है। कुल मिलाकर 771 वोट पड़े, जिनमें से 11 इनवैलिड थे, यानी कि 760 वोट में से उन्हें 516 वोट मिले, जबकि यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट ही मिले हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लोग
शुभकामनाएं देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हुए देश के नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। और वेंकैया नायडू के घर पर केक कट रहा है। वैसे खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं। आज ये केक भी डिलीशियस होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। संदीप जी, आपके माध्यम से बधाई भी जाना चाहिए। बिल्कुल के शर्मा साहब, आप बधाई देना चाहेंगे और प्रदीप आदित्य जैन भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है अपने जो नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया जी हैं, मैं निश्चित तौर से उनको बधाई देना चाहता हूं कि आज वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं और मैं समझता हूं देश भी उन्हें बधाई दे रहा है। प्रदीप आदित्य जैन, आप भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल में रखी थी, हमारी एक परंपरा है और हम पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से वेंकैया नायडू को बधाई देते हैं कि वो निश्चित रूप से जो पूर्व में थे वो आने वाले वर्तमान में नहीं होंगे और गरिमा के साथ सबको एक नजर से देखते हुए इस देश के उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेंगे। उन्हें बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। आमिर हैदर ज़ैदी, हम अपनी तरफ से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी तरफ से वेंकैया जी को दिल से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस पद पे उनका चुनाव हुआ है वहां पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो कार्य करेंगे। और राज्यसभा की अब चर्चाएं और दिलचस्प होने वाली है। जिस तरह से पैरोडी करते हैं, जिस तरह से तुकबंदी करते हैं वेंकैया नायडू, राज्यसभा की वैसे भी डिबेट्स बड़ी दिलचस्प होती हैं, अब उनमें कुछ और छौंक लगने वाला है। काफी छौंक लगेगा। हाँ संगीत, बिल्कुल, जो इनकी वाक पटुता है, मुझे लगता है कि जो राज्यसभा में जो गंभीरता होती है, हाँ। कई बार उसे फोड़ने की भी जरूरत पड़ती है हास्य से, व्यंग से। तो इनका हास्य और व्यंग, इनकी वाकपटुता जो है वो काम आएगी और इनको बहुत बहुत बधाई उपराष्ट्रपति चुने जाने पर। और उपराष्ट्रपति की बात हुई, नए उपराष्ट्रपति देश को मिल गए हैं। अब वापस केरल पर चलते हैं। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल का चर्चा का विषय, और बात यहां पर यह उठ रही थी, अभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करने लगे, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए फिट केस है क्या केरल? आमिर हैदर ज़ैदी। संदीप भाई, समस्या यही समाप्त हो सकती है इसी डिबेट के अंदर। इसी डिबेट में कैसे? जब मैं कहता हूं कि आरएसएस के जो 65 लोगों की हत्याएं हुई हैं वो गलत हुई हैं, उनकी अब मजम्मत करते हैं, उनके हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए। पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी? ये तो बड़ा अच्छा सुन लीजिए संदीप भाई, सुन लीजिए। हाँ। जब मैं कह रहा हूं पकड़े जाने चाहिए, उन पर कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होगी, लेकिन होती नहीं है ना, तभी तो ये रक्त रंजित राजनीति चल रही है। पूरी बात होने दीजिए। लेकिन जब मैं कहता हूं कि 85 सीपीएम के जो हत्याएं हुई हैं उनके भी, ये हमारे जो बराबर में साथी बैठे हैं, ये भी क्या, उनके हत्यारों को भी सजा होनी चाहिए। जिन्होंने सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या की है उनके भी हत्यारों को। तो सरकार का बिल्कुल फेलियर है। नहीं, सरकार का टोटल फेलियर है। फेलियर नहीं सर, और क्या है? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं सर। अगर ये मजम्मत कर दे उनकी, तो वहां के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं है कि आरएसएस का कार्यकर्ता सीपीएम के कार्यकर्ता की हत्या करने जाएगा। और जब मैं मजम्मत कर रहा हूं तो सीपीएम के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं है कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या करे। लेकिन यहां मामला ये है कि ये चाहते हैं कि सीपीएम नहीं, पूरा देश से विपक्ष की नेता खत्म हो जाए, सिर्फ एक से हमें कुछ और तस्वीरें अपना। ये अपने आप में एक बड़ा मौका है, देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है, हमें कुछ बयान भी सुनने को मिल रहे हैं, उन बयानों पर भी हम गौर करते हैं। कृपया कैमरा वाले मित्र पीछे की ओर चले जाएं। तो बीजेपी के सांसद पहुंच गए हैं बधाई देने के लिए वेंकैया नायडू को देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदम्बिका पाल को अभी हम वहां देख सकते थे। और ये बधाइयों का सिलसिला अब देर शाम तक चलने वाला है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती है। और ऐसा पहली बार हो रहा है। राजनीतिक एक तस्वीर, बड़ा खाका खींचने की कोशिश करें तो मोदी राज में पहली बार एनडीए के ही राष्ट्रपति और एनडीए के ही उपराष्ट्रपति, ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके राजनीतिक मायने क्या निकालेंगे आप, के शर्मा?
आज जनता का आशीर्वाद जिस ढंग से हमें मिल रहा है और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस ढंग से जो आम जनता का विश्वास जो है भाजपा के प्रति बढ़ा है, भाजपा नेतृत्व के प्रति बढ़ा है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है, आज निश्चित तौर से इन्हीं कारणों से ये आप देख रहे हैं कि विभिन्न पदों में और विभिन्न राज्यों में भाजपा का एक व्यापक विस्तार हो रहा है और भाजपा को लोग जनता स्नेह दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा संदेश है और ये अपने आप में एक राजनीतिक रणनीति भी है प्रदीप आदित्य जैन, क्योंकि लगातार एक बहुत छोटी सी टिप्पणी देखिए, पूरे बीजेपी और एनडीए घटक मिला करके और टीआरएस वगैरह मिला करके ऐसी अपेक्षा की जा रही थी कि 487 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये उसके बाद जो उससे ज्यादा जो 516 का आंकड़ा है ये बताता है कि क्रॉस वोटिंग भी गुप्त मतदान के अंदर में कांग्रेस के तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। बस मैं इतनी छोटी प्रदीप आदित्य जैन, इसको राजनीतिक रणनीति के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें, अभी हम केरल का जिक्र कर रहे थे, दक्षिण भारत एक ऐसा इलाका है, कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चर्चाएं हो रही थी और वेंकैया नायडू से सवाल भी पूछा जाता था तो वो कहते थे कि ना मुझे राष्ट्रपति बनना है ना मुझे उपराष्ट्रपति बनना है, मैं तो उषापति बहुत हूं, उषापति होने में ही खुश हूं। उनकी धर्मपत्नी का नाम उषापति है, लेकिन अब वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो इसके असरात दक्षिण भारत में दिखेंगे। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर आपको आउटविट कर गई क्या बीजेपी? नहीं संदीप जी, अगर मैं कहूं कि अगर हर चीज को ये भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए कर रहे तो ये ठीक नहीं है। क्यों? हम देखें वेंकैया नायडू का विस्तार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इतिहास रहा, एक कार्यकाल रहा है। नहीं, आप देखिए, अगर इनका दक्षिण में कुछ होने वाला नहीं है, इनका तो पूरे देश से सफाया होने वाला है। जिस तरह से चाहे इनकी विदेश नीति हो, चाहे मोब लिंचिंग हो, ये जाने वाले हैं। आपको याद होगा इनके खिलाफ अभी जितने भी राज्यों में चुनाव होना है, आज इनके कार्यकर्ताओं में इतनी हताशा है कि वो राहुल गांधी की जान लेने पे आमादा हैं। और इनके गृह मंत्री आज कुछ नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर पा रहे, ये बौखलाए हुए हैं। ये कुछ भी कर लें, लेकिन वेंकैया नायडू एक अच्छे ढंग से पार्टी के ऊपर उठ के काम करेंगे। देश के 125 करोड़ लोग उनके साथ चलेंगे। नहीं, ये राजनीतिक आप टीका टिप्पणी करते रहेंगे, लेकिन आमिर हैदर जैदी, क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर बीजेपी कहीं आगे है विपक्ष से? आप लोग तो रिएक्टिव भी नहीं है, अब रिएक्ट भी नहीं कर रहे। देखिए, ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और स्टैंप लगवा रहे हैं। जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। शायद विपक्ष से या हमसे जो गलतियां हुई थी उसके बेवज इन्हें बहुमत दिया था, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात है चौधरी साहब, ये राजनीति का एक समुद्र मंथन चल रहा है। इसमें बहुत से लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में संकेत बहुत मायने रखते हैं। संकेतों की राजनीति में बीजेपी मीलों आगे है क्या? रामनाथ कोविंद को एक दलित चेहरे के तौर पर, जबकि वो काबिल शख्स हैं, उन्होंने पेश किया, तो विपक्ष के पास रिएक्ट करने के लिए भी क्या रह गया? हम भी एक दलित चेहरे को लेकर आते हैं। वेंकैया नायडू को ये लेकर आ गए, आपके पास कुल मिलाकर गोपाल कृष्ण गांधी के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं मिला, जिनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा था। गांधी जी के लेगेसी को भुनाने की कोशिश की जाती है, जबकि उनका गांधी जी से कोई। बीजेपी इस प्रचंड बहुमत को पचा नहीं पा रही। उसका गुरूर इतना बढ़ गया है कि उसका एक नारा जो आप देख रहे हैं ना, अभी एक जगह चल रहा था, वन नेशन वन पार्टी। अरे भाई, प्रजातंत्र के अंदर विचारों की भिन्नता होनी चाहिए, कई पार्टियां ये आप बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं। अरे आप बता रहे हैं। आप तो मैं एक चीज और कहूंगा, आप तो संगीत साहब आप बोल लीजिए सर, आप तो ये देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। अब इसमें राजनीतिक रणनीति की जीत हुई या नहीं हुई? के शर्मा साहब, आपका अंतिम लाइन बोल दो, अंतिम एक ही लाइन, एकदम एक ही लाइन। देखिए, इस देश में एक चीज समझ लेना चाहिए कि कम्युनिस्ट कभी हिंसा का स्वभाव और कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार का अपना स्वभाव बदल नहीं सकते। और नहीं, ये आगे नहीं रहता। आप आरोप के साथ अब आगे बढ़ नहीं सकते। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हैदर जैदी, के शर्मा, संगीत रागी और प्रदीप आदित्य जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर
देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं, चुनाव जीत लिया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।